खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बीजेपी की चुनावी रैली से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो उत्तराखंड के लोगों की ताकत, नेक नियति, खुलूस को पहचानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस मरकजी बजट में उनकी हुकूमत ने पहाड़ी इलाकों के लिए रोपवे बनाने के लिए पर्वतमाला स्कीम तजवीज की है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में जदीद रोडवेज और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की यकीन दहानी करवाई। अभी कुछ समय पहले ही मुझे हल्द्वानी में कुमाऊं के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। 17,000 करोड़ रुपए, और ये सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर उतारने वाली बात मैं बता रहा हूं। अभी आपने इस बार के बजट को देखा होगा। हमने उत्तराखंड को ही विशेष ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई है, पर्वतमाला परियोजना। हिंदुस्तान में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की कल्पना आई है किसी को, और योजना बनकर के आज आपके सामने आया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बरेली में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मगरबी यूपी और रुहेलखंड से माफियाओं का खात्मा कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि एक वक्त था जब यूपी पुलिस माफियाओं को देखकर भागती थी, लेकिन अब पुलिस का सायरन सुनकर माफिया भागते हैं। एक जमाने में माफियाओं को देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस भाग जाती थी। आज पुलिस की सायरन सुनकर माफिया इधर उधर हो जाते हैं। ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन सपा बसपा सपा नहीं ला सकते, क्योंकि ये जातिवादी पार्टियों की मजबूरी है कि उनको माफियाओं को संरक्षण देना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे। एक बड़ा नाम था आजम खान का, था या नहीं था? बड़ा दबदबा था या नहीं था? अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का, कहां है? अब ये बताओ, अखिलेश बाबू निकले हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मिलना कुछ नहीं है, मगर गलती से अभी समाजवादी सरकार की बनी तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर रखती है, और कोई नहीं कर सकता। जुमेरात को कैराना में समाजवादी पार्टी के कारकुनों को बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली। जुमेरात को पहले मरहले में कैराना समेत 58 असेंबली सीटों में वोटिंग हुई। जिस गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली थी उस पर जोनल मजिस्ट्रेट कैराना असेंबली का स्टिकर भी लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी के कारकुनों को ये गाड़ी शामली बागपत हाईवे पर मिली। जराये के मुताबिक इन कारकुनों के साथ मकामी एसडीएम भी मौजूद थे। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के सामने ईवीएम को खोला गया। जिला मजिस्ट्रेट ने कबूल किया कि ये इलेक्शन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि कैराना क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखी हुई रिजर्व ईवीएम मशीन जो उनकी गाड़ी में रखी हुई थी, और उनका ड्राइवर खाना खाने के लिए हमारे कलेक्शन पॉइंट के बिल्कुल पास ही रेस्टोरेंट में अंदर जब गया तो वो मशीन जो है वो गाड़ी से दिखाई दे रही थी, जिसको कुछ व्यक्तियों ने देखा और वहां पे मीडिया जो है आ गई। तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम सीओ को स्थल पे भेजा गया। वहां एक कैंडिडेट भी थी और उनके सपोर्टर्स भी थे। उनके सामने सारी मशीनें दिखाई गई, समझाया गया कि ये रिजर्व मशीन्स हैं। उसके ऊपर स्टिकर्स, उनके टैग सब नोट कराए गए।
इसके बाद उनको संतुष्ट करके वो मशीन जो है बिल्कुल प्रोटोकॉल से जमा कराई गई, वेयरहाउस पहुंचाई गई। जो कैंडिडेट थे और सपोर्टर्स थे और मीडिया ग्रुप से सभी पूरे सेटिस्फाइड थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हालांकि जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक शोकॉज नोटिस रात में ही जारी कर दिया गया था और एक इसकी रिपोर्ट जो है आगे भेजी जा रही है। कर्नाटक हिजाब तनाज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने कहा कि हम मुनासिब वक्त पर इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने दरख्वास्त दायर करने वालों को मशवरा दिया है कि वो इस मामले को बड़े पैमाने पर न फैलाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने अर्जी गुजारों से कहा कि वो इसे कौमी मसला न बनाएं। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दरख्वास्त गुजार इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, जहां पीर को एक बार फिर समाअत होनी है। एसजी तुषार मेहता को रोकते हुए सीजेआई ने कहा कि हम तमाम शहरियों की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं, मुनासिब वक्त आने पर इस मामले को सुनेंगे। वाज़ेह रहे, कर्नाटक हाईकोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने तक फिलहाल स्कूल कॉलेजों में हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगाई है। वहीं कर्नाटक हिजाब का तनाज़ा अब बैन-अल-अक़वामी सतह तक पहुंच गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तलबात हिजाब पहनकर नजर आ रही हैं और तलबात गले में जाफरानी दस्ताने डालकर नारे लगाती हुई नजर आ रही हैं। फ्रांसीसी फुटबॉलर की जानिब से शेयर की गई इस वीडियो में लिखा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के हुजूम ने कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर हरासा किया है। कांग्रेस लीडर हरि प्रसाद ने हिजाब तनाज़े पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने हिजाब की मुखालिफत करने वाले अफराद पर शदीद तनकीद की है। हमारे नुमाइंदे रवि ने इस मामले पर हरि प्रसाद से बातचीत की। कर्नाटक में जिस तरह से जो हिजाब का मामला बना था वो पूरी तरह से तूल पकड़ता जा रहा है, पूरे देश में मामला होता जा रहा है। कर्नाटक में जो हिजाब और जो भगवा का जो इशू है वो ऑलरेडी अभी कोर्ट में है। अभी जो भी हो कोर्ट का निर्णय तो इंतज़ार करेंगे, मगर जो भी हुआ है सरकारी कॉलेज में हुआ है। सरकारी कॉलेज ये टैक्स पेयर्स का पैसे से चलता है, कोई निजी नहीं है। अगर निजी कॉलेज स्कूल में अगर ये मामला उठता है तो कोई पूछता नहीं था। सरकारी कॉलेज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, सबको साथ लेके चलना, संविधान का दायरे पे चलना है। और स्कूल 10वीं तक हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, 10वीं के बाद कभी भी कहीं भी यूनिफॉर्म के बात नहीं आता है। ये जानबूझ के जब जो कंट्रोवर्सी हुआ गुरु नारायण का, उसका जो टैब्लो रिपब्लिक डे परेड में रहना था वो रिजेक्ट किया, तो बहुत आक्रोश था लोगों का, उसको डाइवर्ट करने के लिए लोग किया है। उधर फ्लैग पोस्ट पे जो हमारा त्रिवर्ण जो झंडा है, तिरंगा झंडा को निकाल के ये भगवा ध्वजा डाला है। अभी तिरंगा को निकाल के ये लोग जो भगवा पहन झंडा लगाने वाला क्या है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है या देशद्रोही है करके मामला तय होना चाहिए। लेकिन से इसी को लेकर जो वहाँ के मंत्री हैं ईश्वरप्पा, उन्होंने बयान देते कि चाहे 100 साल लगे, 200 साल लगे या 300 साल लगे, आने वाले समय में भगवा झंडा ही फहरेगा। ये आज सुप्रीम चेन्नई हाई कोर्ट भी कल बोला है, देश पहला है या धर्म पहला है करके। तो हमारे लिए देश पहला है। जो आदमी संविधान और तिरंगा को बदलने का बात करता है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। तुरंत सेडिशन केस उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए और सुमोटो उसको गवर्नर साहब ने उसको बर्खास्त करना चाहिए।
हिजाब तनाज़ा मुल्क के तूलो अर्ज में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हिजाब की तायद में मालेगांव के एक स्टेडियम में मुस्लिम खवातीन ने बड़े पैमाने पर धरना दिया। मालेगांव के मुसलमानों ने आज यौम हिजाब मनाने का ऐलान किया है। रुकन असेंबली मौलाना मुफ्ती इस्माइल ने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि खवातीन का बाहिजाब रहना इस मुल्क की रिवायत है। वहीं मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने उर्दू घर को मुस्कान खान के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया है। मुस्कान खान, मोहम्मद हुसैन खान, ये हवा की शेरनी बेटी, इसका नाम उर्दू घर को दिया जाए, ऐसा हम महासभा में विषय लेकर ठहराव करके उसको हम मुस्कान खान के नाम से मंसूब करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो शेरनी बेटी, ये इतनी बहादुरी से फिरका परस्तों की आँख में आग डालकर इसने जो हमारी हवा की बेटियों को जो हौसला बख्शा है और जो हमारे समाज के लिए, हमारे हिजाब के लिए जो लड़ी है, तो उसको इनाम मिलना चाहिए। तो हम उर्दू घर को मुस्कान खान नाम देकर उसको इनाम, उसको ये तोहफा देना चाहते हैं। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक़ है, कोई हमसे ये हक़ छीन नहीं सकता। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में हिंदू मुस्लिम खवातीन ने आपसी यकजहती का इजहार करते हुए हिजाब की हिमायत में धरना दिया। इस मौके पर खवातीन की जानिब से जिला कलेक्टर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया हिंद को एक मकतूब रवाना किया गया। गैर मुस्लिम खवातीन ने हिजाब की मुखालिफत को बदबख्ताना हरकत करार दिया है और हिजाब की मुखालिफत करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खवातीन का कहना है कि हिजाब की आड़ में मुस्लिम तालिबात को तालीम से महरूम करने की साजिश की जा रही है। इस मौके पर खवातीन ने कसीर तादाद में धरने में शिरकत की। जिसने मालेगांव में बम धमाके किए थे, वो भगवा ड्रेस पहनकर पार्लियामेंट में बैठ सकती है, तो हम मुस्लिम ख्वातीन और हम मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में हिजाब पहन के क्यों नहीं बैठ सकते? और योगी जी जो पार्लियामेंट में अपना भगवा ड्रेस पहनकर बैठते हैं, तो उनका भी तो ड्रेस है ना, तो हम लोग क्यों नहीं हमारा हिजाब पहन के कॉलेज में बैठ सकते? हमारे यहाँ के छोटे बच्चे जब दुकान पर गुड़िया खरीदने जाते हैं तो उसके साथ वो दुपट्टा मांगती है। तो इससे तो आपको समझना चाहिए कि हम मुस्लिम ख्वातीन हमें ये हिजाब हमारे अल्लाह ने दिया है और हम लोग इसे ज़रूर पहने। कर्नाटकामध्ये असा प्रकार घडला की त्या विद्यार्थ्यांना अडवलं गेलं। हा कोणाचा अधिकार नाही आहे, त्यांचा अधिकार हिसकवण्याचा किंवा त्यांच्यावर बंधन घालण्याचा अधिकार त्यांचा नाही आहे। त्यांना स्वतः जगू द्यावं, स्वतः जे काही खायचं असेल, प्यायचं असेल, राहायचं असेल ते त्यांच्या मर्जीप्रमाणे, त्या विरोध करत नाही। याच आमचा निवेदनाचं एवढा विषय मुख्य आहे आणि या विषयाला न्याय मिळावा अशी माझी इच्छा आहे। कर्नाटकमधून जी घटना घडलेली आहे मुस्लिम महिलांसाठी की त्यांनी नकाब न लावता कॉलेजला येऊन शिक्षण घ्यायला पाहिजे, ही खूप निंदनीय गोष्ट आहे। मी या गोष्टीचा आणि पूर्ण समाजाच्या महिला या गोष्टीचा पूर्णतः निषेध करतो आणि आज मुस्लिम महिलांसाठी आम्ही एक फातिमा, एक सावित्री बनून एकत्र येतो आणि यांची साथ देतोय। आजपर्यंत माझ्या तरी निदर्शनात असं कधी आलं नाही की कोणत्याही असलियत ये है कि भाजपा की सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सब कुछ कर रही है। वो अमीर से अमीर बने जा रहे हैं, उनको पूरे देश के बंदरगाह सौंपे जा रहे हैं, देश के हवाई अड्डे सौंपे जा रहे हैं, देश की जितनी भी संपत्ति है सौंपी जा रही है। रेलवेज को बेचने की योजना बन रही है, BHL की बेचने की योजना बन रही है, तमाम ऐसी संस्थाएं जो पहले से बिक चुकी हैं, और ये सब उन दोनों के लिए किया जा रहा है। बजट की नीतियां आप देखिए, बजट की नीतियों में भी सिर्फ उन्हीं उद्योगपति मित्रों को मदद करने के लिए सारी नीतियां हैं। प्रधानमंत्री जी 16,000 करोड़ के अपने 2 हवाई जहाज खरीद रहे हैं। पूरे देश के गन्ना किसान का बकाया 14,000 करोड़ है, उसके लिए कोई भी मदद नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति फूल रहे हैं, फल रहे हैं, एशिया की सूचियों में आ रहे हैं, और जो छोटे दुकानदार हैं, मझौले जो उद्योग हैं, जो व्यापारी हैं,
जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट बनाते हैं, जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और ये भी सच्चाई है, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपको बधाई दे रहे हैं कि आप लखपति बन गए, और ये उनकी सच्चाई है कि वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तमाम जनता लखपति बन गई है। बताइए, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ लोग कहते हैं कि रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है, महंगाई इतनी है कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है कि लोग त्रस्त है, परेशान है। मैं ललितपुर गई, वहाँ 2 किसानों के परिवारों से मिली। वो किसान खाद की लाइन में खड़े वहीं पे उनका देहांत हो गया। उनको डर लग रहा था कि हम इस लाइन को छोड़ के घर चले जाएंगे खाने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए, तो हमें वो बोरा खाद नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद बारिश आई थी, उन्होंने सोचा कि फसल इस बार अच्छी हो जाएगी, खड़े रहे, वहीं पे हार्ट अटैक हो गया, वहीं पे वो गुजर गए। मैं ऐसे परिवारों के घर गई हूँ जिन पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस और प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रही है। पुलिस और प्रशासन मदद कर रही है अत्याचारियों को, जिन्होंने अत्याचार जो कि वर्चुअली तौर पर लोगों से जुड़ी हुई थी, खिताब कर रही थी। वहीं उन्होंने जो भी उत्तर प्रदेश में कमियां हैं और जो हुकूमत ने किया है उसके हवाले से मौजूदा हुकूमत की तनकीद की है। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़ा ने मुस्लिम खवातीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद खवातीन विंग का कहना है कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाकर इक़्तिदार की राह हमवार करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है कि हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो किस तरह हमारा सिस्टम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाता था, आज उसको डिमोनाइज करने में लगा हुआ है। बिल्कुल हुलिगनिज्म या गुंडागर्दी का जो सिस्टम है इसको वो बढ़ोतरी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इतने डिसअपॉइंटिंग है, जहाँ एक अकेली लड़की को तन्हा पूरा का पूरा एक मॉब घेर लेता है। तो ये सुल्ली बाई बुल्ली बाई, ये इस तरह के ऐप्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, लिंचिंग्स है, उनके ऊपर वक्त पे अगर एक्शन लिया जाता, प्लानिंग की जाती, पुलिस का एक्शन, गवर्नमेंट का एक्शन लिया जाता, तो आज हमको ये नज़ारे देखने में नहीं आते। ये बात समझ में आती है कि एक सियासी खेल खेला जा रहा है, बहुत एक गंदा खेल है जो स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है, और इस पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम हमारे फ्यूचर को सेव कर सके। और आज जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, महंगाई है, उसके ऊपर ज़्यादा अगर गवर्नमेंट काम करे तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इन लोगों को जो इस तरह का खेल खेलना चाहते हैं, सियासी गंदा खेल खेलना चाहते हैं, उन्हें लगाम लगाई जाए, उन पर केस फाइल किया जाए, और लड़कियों को जो हक हासिल है, जिस तरह से वो रहना चाहती है, जो उन्हें आर्टिकल 25 देता है, उसे पूरी आज़ादी है कि वो उसका यूज़ कर सके। कुरान में अल्लाह का आदेश है कि महिलाएं अपने ऊपर चादर यानी हिजाब डाले रखे, इसलिए हम अपनी मर्जी से इसे पहनती है, ये हमारी ज़रूरत भी है। इसमें पुरुषों की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हिजाब को इशू बनाकर हमें एजुकेशन से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा मूलभूत और संवैधानिक अधिकार भी है। इस मुद्दे पर जो नॉन मुस्लिम भाई और बहनें हमको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। भिवंडी में सादत नामी एक आदि सारिक के अफराद खानदान ने उसकी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। सादत नामी 25 साला शख्स जेवरात छीनकर फरार होने का आदी था। भिवंडी के ईरानी बस्ती में जब वो मुश्तबा हालत में घूम रहा था तो मकामी आवाम ने उसको जकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम पर पहुंच गई। थाना शहर के डिप्टी कमिश्नर योगेश चौहान ने बताया कि इस मामले में तहकीकात के अहकाम जारी किए गए हैं। डीबी के लोगों को पता चला कि भाई इस तरीके से वो बाहर से आ रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश की, वहाँ पे उनकी छटपट हुई, और फिर होने के बाद जो है उसके घर के लोग ही उसको लेके गए। फिर बाद में पता चला कि भाई वो हलचल नहीं कर रहा है, कुछ उसका अनकॉन्शियस है, और बाहर से पता चला कि वो मर गया। उस हिसाब से इमीडिएट हमारी पुलिस वहाँ पे पहुँची, और बॉडी मिलने के बाद उसको ताबड़तोड़ आईजीएम में अगला ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, और ऐसा पता चला कि भाई उसकी सांसें रुक गई है और वो मर गया है। अभी इसका छानबीन चल रही है। अगर पीएम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर संबंधित जो कुछ है, जो अधिकारी है, कर्मचारी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जूनियर सीजन 2 में हर बच्चे में देखी है। आइए एक नजर डालते हैं वीर कश्यप और तंशिका सोजोत पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जूनियर्स पर दिखाई दिए। In India, board games have been played since ancient times and India is the land of board games. मेरा नाम वीर कश्यप है, मैं 11 साल का हूँ। मैं एक बोर्ड गेम डिज़ाइनर हूँ। मैंने कोरोना का नामक एक बोर्ड गेम बनाया है। This game actually promotes social distancing and yoga and it encourages people to follow all the guidelines. कोरोना का बोर्ड गेम के लिए उसे इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड मिला। उसके बाद इंडियन अचीवर्स फोरम ने उसे यंग अचीवर्स का अवार्ड भी दिया। मैं और भी बोर्ड गेम्स डिज़ाइन करने के प्रोसेस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे डिज़ाइन किया हुआ बोर्ड गेम हर एक घर पर हो। नॉलेज इज पावर, उसका एहसास मुझे बहुत ही कम उम्र में हो गया था। मेरा नाम तनिष्का सुजित है, मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं अभी BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में तो मैं सबसे छोटी हूँ। जब मैं सबसे पहली बार कॉलेज गई थी तब मुझे बहुत ऑड लग रहा था कि सब बड़े बड़े हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी। उसकी एप्लीकेशन आई कि उसने 12th पास कर लिया है और फर्स्ट ईयर अब आपके यहाँ से करना चाहती है, तो एक बार सरप्राइज तो लगा, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शी इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। मेरे पापा 10th और 12th को कोचिंग पढ़ाते थे, तो उनकी बुक को देख के लगता था कि उनका कितनी अच्छी पढ़ाई है और मुझे उनके सम्स, उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते थे। तनिष्का जब 11 साल की थी तब उसने 10वीं की एग्जाम पास की और तनिष्का जब 13 साल की थी तब उसने 12वीं पास कर ली थी। 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए उसके पापा नहीं रहे। यदि वो होते तो आज वो बहुत ज्यादा खुश होते और प्राउड फील करते। मुझे रुकना नहीं है, मुझे कम से कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव करनी है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेपे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेपे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है। क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स के फंड को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हैं। कटिंग एज प्रोटोकॉल्स का उचित इंप्लीमेंटेशन हैकिंग की कोशिशों और हमलों से यूजर्स के डिजिटल कॉइन्स और प्राइवेट कीज की सुरक्षा करता है। यूजर डेटा और फंड की सुरक्षा के तरीके भी आपको बताते हैं। फंड्स भौगोलिक रूप से वितरित मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट्स में रखे जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के पास एक ही समय में मल्टीपल वॉलेट्स तक पहुंच नहीं होती और ना ही कोई भी व्यक्ति किसी भी वॉलेट से फंड निकाल ही सकता है। विथड्रॉल कंफर्मेशन। सभी क्रिप्टो करेंसी विथड्रॉल को प्रोसेस होने में पहले एक कंफर्मेशन ईमेल के जरिए पहले वेरीफाई किया जाता है। एक्सचेंज सुरक्षा टीम द्वारा बड़े विथड्रॉल की मैनुअल तौर पर जांच की जाती है, जो एक प्रिवेंटिव मेजर होता है। नियमित तौर पर तनाव का टेस्ट। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर किसी भी हमले के वेक्टर को कम करने के लिए नियमित तौर पर स्ट्रेस टेस्ट जैसे सिनेरियो टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एक्सचेंज एक्सपर्ट टीम लोड का सामना करने और घुसपैठ का पता लगाने के लिए सिस्टम की क्षमताओं का निरंतर परीक्षण करके मुद्दों को हल करती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मोबाइल नंबर पर मिले OTP के जरिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको अपने खाते में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत जोड़ने में मदद करता है। पूरी तौर से फंड की सुरक्षा। फंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा एक्सचेंज सभी फंडों का ज्यादातर 5% हॉट वॉलेट पर रखते हैं। बाकी सभी फंड का 95% मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट में रखा जाता है। क्रिप्टो एक्सचेंज भी तुरंत विथड्रॉल की सुविधा के लिए फुल रिजर्व रखते हैं। अपने प्रिकॉशनरी प्रोसीड्यूर के चलते अपनी कीज या अपनी कीज की लोकेशन को पब्लिक नहीं करना होगा। एहतियाती प्रक्रिया क्या है वो भी आपको बताते हैं। सार्वजनिक वाईफाई के इस्तेमाल करने से बचे। सार्वजनिक वाईफाई आपके ब्राउजर को एक ऐसे पेज पर ले जाते हैं जो आपके एक्सचेंज या वॉलेट जैसा हो
सकता है। हैकर्स इसका इस्तेमाल आपकी जानकारी और डेटा को इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं जो नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट होता है। अगर आप अपना अकाउंट पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके एक्सेस कर रहे हैं तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN का इस्तेमाल जरूर करें। सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस सुरक्षित है। सिक्योरिटी मेजर को लगातार अपडेट करके अपने डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित करें। फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शामिल करें। किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसके अलावा अपनी होल्डिंग और जानकारी को निजी रखें। और क्रिप्टो की समझ में फिलहाल इतना ही। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।